डेट आज 5 मार्च 2021। आज के करंट अफेयर देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे रोज़ की तरह, जो कुछ करंट अफेयर पे बेस्ड होंगे और कुछ स्टैटिक पोर्शन पे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है? उद्योग मंथन, अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, इसे देखेंगे क्या है। एक्स डिजर्ट फ्लैग 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। कैफे रेगुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मर्चेंट डिजिटाइजेशन समिट 2021 का अभी हेल्ड हुआ है, ये कौन हेल्ड कराता है, क्यों कराता है, क्या होता है इसमें, ये देखेंगे। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021, ये एक रिपोर्ट जारी की है, किसने जारी की है और क्या दिखाया है इसमें। डेमोक्रेसी अंडर सीज रिपोर्ट भी कहा जाता है इसे, तो इसके बारे में देखेंगे क्या है। मरीन स्पेशल प्लानिंग क्या है, इसे देखेंगे। नाग रिवर अभी न्यूज़ में है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन क्या होता है, अभी रिसेंटली क्यों न्यूज़ में है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में है ये, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, कौन कराता है इसे। मिनिमम सेलिंग प्राइस फॉर शुगर, ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में, इसे देखेंगे। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है, ये न्यूज़ में। हाई कोर्ट पनिशेस 2 कलेक्टर्स फॉर कंटेम्प्ट, ये क्या केस है, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक क्या है? उद्योग मंथन, ये क्या है? अभी ऑर्गेनाइज किया था किसने? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने किया था। ये विभाग है जो डिपार्टमेंट, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसने अभी ये ऑर्गेनाइज किया है उद्योग मंथन। ये क्या है? एक वेबिनार है, जैसे सेमिनार होता है ना, सेमिनार में क्या है, डिफरेंट एक्सपर्ट लोग आते हैं। ये वेबिनार मतलब इंटरनेट पे क्या है, वेब पे क्या है, वेबसाइट पे, इसलिए वेबिनार हो गया। किस लिए क्या है, इसका क्या टारगेट है? ये प्रमोट करेगा क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी इन इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री, जो भारतीय उद्योग हैं उनमें क्वालिटी मतलब गुण और उनकी उत्पादकता प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करेगा, ये मतलब बढ़ावा देगा। तो एक तरह से इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करेगा। इसमें क्या है, बहुत सारे वेरियस सेक्टर को कवर करता है ये, जैसे फार्मा हो गया जी, मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिकल डिवाइसेस हो गए, या फिर कैमरा हो गए जी, क्लोज सर्किट कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन हो गए। मतलब एक वेबसाइट पे वेबिनार हुआ, इस पे सारे डिस्कशन हुआ इनके बारे में, इंडस्ट्रीज़ को कैसे प्रमोट किया जाए, इससे रिलेटेड है। ये सारी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करेगा इसे। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को भी, रोबोटिक्स को, एरोस्पेस को, डिफेंस, टॉयज़, फर्नीचर, तो ये इसमें यही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना एक्स डिजर्ट फ्लैग 6। एक्स का मतलब है जी एक्सरसाइज। ये एक एक्सरसाइज है जो कौन कंडक्ट कराता है? ये यूनाइटेड अरब अमीरात की एयरफोर्स कराती है जी इसे, इसने होस्ट किया इसे। यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूएई, आपको पता होगा। सऊदी अरब तो नाम सुना ही होगा आपने, उसके पास एक कंट्री है ये वेस्ट एशिया में। तो इसकी ये एनुअल एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल लार्ज फोर्स इम्प्लॉयमेंट वारफेयर एक्सरसाइज बोला जाता है इसे। तो इंडिया ने भी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इंडिया ने भी, इंडियन की जो एयरफोर्स है उसने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग 6 में। इंडिया के साथ साथ और भी बहुत सारे कंट्रियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। यूएई की तो एयरफोर्स थी, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी, फ्रांस, सऊदी अरबिया, साउथ कोरिया और बहरीन, तो इतनी सारी कंट्रियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इसमें यही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। कैफ़े रेगुलेशन, कैफ़े रेगुलेशन क्या है? कार मेकर्स फ्रॉम सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, श्याम बोलते हैं जी शॉर्टकट में, एक एसोसिएशन है ये, सोसाइटी है ये, मान लो। जो कार मेकर जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनका जो जो भी मतलब इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करना इसका काम होता है श्याम का। इसने क्या कहा है, कार मेकर जो सोसाइटी है ये, इसने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से कहा है जी, उससे कहा है कि जो BS6 की जो रेगुलेशन है इम्प्लीमेंटेशन करना है उसको, इसके अंतर्गत ही कैफ़े रेगुलेशन आती हैं जी, कैफ़े रेगुलेशन का फेज़ 2, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा है कि इन्हें पोस्टपोन कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि इन रेगुलेशन से क्या है, जो भी व्हीकल बनाने होंगे ना, जैसे BS6 को कंप्लाई करने चाहिए या कैफ़े रेगुलेशन को कंप्लाई करने चाहिए, मतलब ऐसे व्हीकल, ऐसी गाड़ियाँ बनाई जाएंगी जो कि कम पॉल्यूशन करें। और अभी इन्हें, इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए इन इंडस्ट्रीज़ बोल रही है, कार मेकर इंडस्ट्रीज़ हैं जो जो भी कंपनीज़ हैं, वो बोल रही हैं कोविड-19 की वजह से हमारा जो रेवेन्यू है उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, तो ये रेगुलेशन को पोस्टपोन कर देना चाहिए। ये गवर्नमेंट से इसने रिक्वेस्ट की है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से रिक्वेस्ट की है, प्रार्थना की है इसने। तो कैफ़े रेगुलेशन होते क्या है, पहले ये जानेंगे। कैफ़े रेगुलेशन, कैफ़े की फुल फॉर्म है कॉरपोरेट
एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। ये रेगुलेशन BS6 रेगुलेशन की तरह ही होती है। BS6 रेगुलेशन क्या है, जैसे आपको पता होगा BS6 रेगुलेशन, जैसे जी नाइट्रोजन ऑक्साइड है या सल्फर ऑक्साइड है, इसको कम करना इसका टारगेट है BS6 का। मतलब ऐसे व्हीकल तैयार करना है, ऐसी गाड़ियाँ बनानी है जिससे पॉल्यूशन कम हो, प्रदूषण कम हो, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड कम निकले, सल्फर ऑक्साइड कम निकले, यानी कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कम निकले। तो ये इसका टारगेट है। कैफ़े का भी सेम टारगेट है, लेकिन कैसे डिफरेंट है कैफ़े इससे? कैफ़े इस तरह से डिफरेंट है जी कि ये दोनों, एक तो कार्बन फुटप्रिंट है जी, उसको रिड्यूस ही करना इनका टारगेट है। लेकिन कैफ़े में क्या है, ये मेजरली फोकस करता है कैफ़े कार्बन ऑक्साइड इमिशन पे। मतलब जो भी कार्बन ऑक्साइड है, जैसे CO हो गया जी, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो ये गैसेस निकलती हैं व्हीकल से, गाड़ियाँ से, जब आप चलाते हो गाड़ियाँ, पॉल्यूशन होता है, तो इनको कम से कम हो, इस तरह से व्हीकल बनाए जाए, उनमें कुछ फ़िल्टर लगाया जाए उनके साइलेंसर में, या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया जाए कि वो कम पॉल्यूशन करें। तो ये कैफ़े रेगुलेशन कार्बन ऑक्साइड इमिशन को कम करने के लिए फोकस करता है। लेकिन BS6 है वो मेनली उसका फोकस रहता है कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है और सल्फर ऑक्साइड, इनको इंक्लूड करता है, मतलब ये कम से कम इमिट हों गाड़ियों से। तो जो कैफ़े का टारगेट है AM है, वो क्या है, ओवरऑल कार्बन ऑक्साइड है उसको रिड्यूस करना है फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल। मतलब जो गाड़ियों से निकलती हैं, साइलेंसर से निकलती हैं, कार्बन ऑक्साइड से निकलता है, ये गैस निकलती है, इनको कम करना है। तो पूरी इकोनॉमी में क्या है, अगर कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस होगा तो क्या होगा, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कम होगा। तो इसका ये है जी। जो ये रेगुलेशन है फर्स्ट टाइम कब इम्प्लीमेंट की गई थी, ये फर्स्ट टाइम इंडिया में 1 अप्रैल 2017 से कैफ़े रेगुलेशन है जो इम्प्लीमेंट की गई थी। कब? जब BS4 एग्जॉस्ट इमिशन नॉर्म्स जारी किए थे इंडिया में। ये जी देख, जो जैसे BS6 है, ये तो 1 अप्रैल 2020 से लागू करने का इनका काम था कि 1 अप्रैल से ये हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट होने चाहिए, कि 1 अप्रैल से आगे जो भी व्हीकल बनेंगे, गाड़ियाँ बनेंगी, वो BS6 से कंप्लाई होने चाहिए। मतलब ऐसी गाड़ियाँ बनेंगी जिनमें पॉल्यूशन कम हो, सल्फर डाइऑक्साइड कम निकले, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कम निकले, तो ऐसी गाड़ियाँ। लेकिन BS6 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था 1 अप्रैल 2017 से ही इंडिया में। और BS5 है जी, उसको छोड़ दिया डायरेक्ट। इंडिया ने BS4 से BS6 पे ये छलांग मार गया, मतलब BS5 को छोड़ के BS6 पे चला गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है हमारा मर्चेंट डिजिटाइजेशन समिट 2021। ये अभी समिट हुआ जी। मर्चेंट का मतलब होता है, आप जानते होंगे, व्यापारी, सौदागर, जो ट्रेड करते हैं, ट्रेडर। इसका काम क्या है जी, एक वर्ड में बोलूँ तो, एक लाइन में, कि जो मर्चेंट, व्यापारी जो भी व्यापार करते हैं, कैश को छोड़ के उन्हें डिजिटल पेमेंट में करें सारी पेमेंट। ये इसका काम है जो ये सबमिट हुआ है। सबमिट का मतलब मान लो जी मीटिंग हुई है। ये है जी टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम है ये मर्चेंट डिजिटाइजेशन। ये रिसेंटली हेल्ड हुआ है, इसलिए न्यूज़ में है। किसने होस्ट किया इसको, मतलब मेज़बानी किसने की है इसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जी। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की ने की है जी। फिक्की एक एसोसिएशन है जी जो इंडस्ट्रीज़ के इंटरेस्ट को प्रमोट करती है। एक यूएन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम क्या है जी, बेटर देन कैश अलाइंस। एक ये समझ लो जी, ये NGO वगैरह को मिला के, गवर्नमेंट को मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसने इसे होस्ट किया है, इसने मिलके, फिक्की के साथ मिलके। अब ये स्पेशल फोकस कौन कौन से रीजन पे है इसका? हिमालयन रीजन पे। जो ये सबमिट हुआ ना जी, मर्चेंट डिजिटाइजेशन सबमिट, इसका फोकस है जी कि मेन फोकस किस पे है? हिमालयन रीजन। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया जी, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। नॉर्थ ईस्ट रीजन पे जी, जैसे आपके अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय वगैरह। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जी? ये नीति आयोग ने जी कुछ डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए। कौन सी डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई की? वो जो पुअर डिस्ट्रिक्ट थी जी, जो गरीब, जिनमें एम्यूनिटीज़ वगैरह, फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत ही कम थी, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमज़ोर था, रोड वगैरह टूटी हुई हैं, ऐसी लगभग 116 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया नीति आयोग ने, जिन्हें बोला गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो मेन फोकस इसका यही है जी, मर्चेंट डिजिटाइजेशन सबमिट का, कि क्या है कि इनमें कैश को छोड़ के व्यापारी डिजिटल पेमेंट
को प्रमोट करें। अब ये बेटर देन कैश अलायंस क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये एक यूएन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना, एक यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है, ना ही ऑर्गन है कुछ, बस यूएन भी पार्टिसिपेट करता है इसमें। पार्टनर कौन कौन से हैं इसके, गवर्नमेंट पार्ट मतलब गवर्नमेंट, वर्ल्ड से गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट्स, कंपनीज या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएन भी पार्टिसिपेट करता है इसमें। ये क्या करती है, कैश को छोड़ के डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करना इसका काम है, एक्सेलरेट करना। इसके 75 मेंबर हैं अभी, जो ये अलायंस सेक्रेटरीट है, वर्क करता है विद मेंबर्स टू डिजिटाइज पेमेंट्स, पेमेंट को डिजिटाइज किया जाए, मतलब डिजिटली पेमेंट हो, ऑनलाइन पेमेंट हो। कौन कौन से कदम उठाता है जी इसके लिए, प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विसेज बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटीज़, मतलब किसी मर्चेंट को एडवाइजरी प्रोवाइड करता है, सलाह देता है जी। शेयरिंग एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च एंड फोस्टिंग पीयर लर्निंग ऑन रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस, एक्शन ओरिएंटेड जो रिसर्च होती है उन्हें शेयर करता है जी मर्चेंट के अमंग, उनके बीच में, और फोस्टर करता है पीयर लर्निंग को, मतलब एक मर्चेंट दूसरे मर्चेंट को बताए कि कैसे डिजिटल पेमेंट होगी। तो ये प्रैक्टिसेस शेयर करना, पीयर का मतलब है जी जो आपस में ग्रुप होते हैं जी, साथी होते हैं, जैसे मर्चेंट एक दूसरे मर्चेंट को बताए, एक व्यापारी ट्रेडर है दूसरे ट्रेडर को बताए, व्यापारी को बताए। नेक्स्ट किसके थ्रू करता है जी, कंडक्टिंग एडवोकेसी एट नेशनल, रीजनल और ग्लोबल लेवल पे ये कंडक्ट करता है जी। ये कैश जो अलायंस है जी, कैश बेटर देन अलायंस जो भी है, ये क्रिएटेड की गई थी 2012 में, 2012 में बनाया गया था इसको। इसे लॉन्च किसने किया था जी, इसे किया था जी यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन, सिटी ग्रुप, फोर्ड फाउंडेशन, ओमिदियार नेटवर्क एंड वीजा इंक, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन से मिलके जी इसको किया था लॉन्च। अब ये सारी ऑर्गेनाइजेशन याद भी रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये बेटर देन कैश अलायंस है आपको इतना पता होना चाहिए कि ये किसने, मतलब किसी एक ने मिलकर नहीं बनाया इसे, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया इसे, और ना ही कोई यूएन की एजेंसी है ये बात याद रखनी है आपको। अब फिक्की के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं जी। ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है, मतलब कि गैर सरकारी व्यापारी संगठन है, मतलब जो भी क्या है ट्रेड वगैरह कॉमर्स करते हैं, व्यापारी वगैरह होते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करना है कि वो कैसे अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर पाएँ। तो ये एस्टेब्लिश कब की थी जी, कब स्थापना की थी इसकी, इसको सेटअप किया गया था कब, 1927 में, 1927 में। किसकी एडवाइस पे, ऑन द एडवाइस ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी ने एडवाइस किया था 1927 में। तो इसको फिक्की को सेटअप किया था किसने, जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास ने इसे सेटअप किया था फिक्की को। तो ये इट इज़ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट एंड अपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, ये याद रखना है। 1927 में फाउंड किया गया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में जी, फिक्की का हेडक्वार्टर। अगर न्यू दिल्ली में भी पता करें तो कहाँ पे है, मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन, अगर आपने देखा कभी दिल्ली गए हो तो वहाँ पे है इसका, मंडी हाउस पे, जहाँ पे एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वहीं पे जी, जहाँ से बहुत सारे हीरोज़ वगैरह निकले हैं ट्रेनिंग करके। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021, ये एक रिपोर्ट अभी जारी की है जी, इसे बोलते हैं जी डेमोक्रेसी अंडर सीज रिपोर्ट। और सीज का मतलब है जी घेराबंदी में, या फिर मतलब डेंजर में, ये मान लो एक तरह से। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है जी अभी रिसेंटली, एक यूएस का थिंक टैंक है जी जिसका नाम है फ्रीडम हाउस। तो ये फ्रीडम हाउस ने रिपोर्ट जारी की है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 के नाम से, या फिर डेमोक्रेसी अंडर सीज रिपोर्ट। इसमें क्या कहा गया, इसमें बहुत सारी कंट्री को फ्रीडम है या नहीं है ये बताया गया है। इंडिया को क्लासिफाइड किया गया पार्टली फ्रीडम, मतलब कुछ आज़ाद हैं कुछ आज़ाद नहीं है। तो इंडिया की जो स्कोर है वो 67 है, लास्ट ईयर इसका स्कोर था 71 आउट ऑफ 100 कंट्री में से। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, मतलब क्यों कहा है कि पार्टली फ्री, क्यों कहा है इंडिया को कि आधा फ्रीडम है और गुलाम भी है, मतलब ये इसलिए कहा जी क्योंकि जो गवर्नमेंट की आलोचना करते हैं ना, क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को, क्रिटिक्स होते हैं, उनको क्या है गवर्नमेंट आज़ादी नहीं देती, तो उन पर मतलब सेडिशन का चार्ज लगा देती है, देश विद्रोह का। इस वजह से इंडिया को 67 स्कोर दिया है। दूसरा, जब कोविड-19 आया था, दूसरा रीज़न है जी, जब कोविड-19 आया था तो मुस्लिम लोगों को टारगेट बनाया जा रहा था, स्केपगोटिंग,
स्केप गोटिंग का मतलब है जी बलि का बकरा बनाया गया मुस्लिम लोगों को, ये कहा गया मुस्लिम की वजह से कोविड-19 हो रहा है और इन्होंने ही फैलाया कोविड-19। तो ऐसी चर्चाएं हो रही थी, आपने भी देखा होगा, लेकिन ये गलत था, साबित हो गया ये। यूएस को जी 3 पॉइंट ड्रॉप कर दिया इस साल, 83 स्कोर है जी 100 में से। चाइना भी नॉट फ्री, चाइना तो फ्री है, नॉट फ्री में डिक्लीफाई किया है, मतलब ये फ्री नहीं है। इसको 9 स्कोर मिला जी लास्ट ईयर, 9 मतलब 100 में से। तो ये जी इसके बारे में चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या जी, मैरिन स्पेशल प्लानिंग, ये क्या है, इंडिया और नॉर्वे ने ये कंडक्ट किया जी मैरिन स्पेशल प्लानिंग लक्षद्वीप और पुदुचेरी में। इसका टारगेट क्या है जी, इसका टारगेट ये है, एक ओशियन इनिशिएटिव है जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंडर साइन किया है इंडिया और नॉर्वे ने, इंडिया और नॉर्वे ने ये साइन किया गया था 2019 में। इसमें क्या करेंगे, मतलब क्या है, लक्षद्वीप और पुदुचेरी में क्या है, एक पायलट साइट्स की तरह प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किया गया है कि यहाँ पे डेवलपमेंट की एक्टिविटी कैसे प्रोवाइड की जा सके, कैसे मैरीन सेक्टर को इम्प्रूव किया जा सके, ये चीज़ इसमें देखेंगे। मतलब कि पोर्ट वगैरह का कैसे डेवलप किया जाए, कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, सारा कुछ इसमें ये देखेंगे। तो बस ये चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी नाग रिवर, अभी रिसेंटली न्यूज़ में है जी, तो ये देख लेते हैं कहाँ पे निकलती है ये रिवर। ये नागपुर है जी, नागपुर से फ्लो करती है रिवर, नागपुर महाराष्ट्र में है और नागपुर का नाम इसी रिवर के नाम पे जी, नाग रिवर के नाम पे नागपुर है। ये क्या है, ये लिखा है जी नागपुर का नाम इसी के रिवर पे है जी। कान्हा पेंच रिवर सिस्टम है उसका पार्ट है जी नाग रिवर, जो कान्हा पेंच रिवर सिस्टम है उसका पार्ट है। और ये नागपुर में वादी जगह है जी, वहाँ पे लावा हिल्स है, लावा की पहाड़ियाँ, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, वहाँ से निकलती है नाग रिवर। तो मेन सोर्स कहाँ जी, लावा हिल से निकलती है नागपुर में जी, लावा हिल्स, तो नाग रिवर वहीं से निकलती है। अभी न्यूज में इसलिए जी नाग रिवर, क्योंकि इसके लिए एक पॉल्यूशन अबेटमेंट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। और इसमें क्या जी, जो पॉल्यूशन अबेटमेंट प्रोजेक्ट का मतलब है, अबेटमेंट का मतलब है जी कम करना, किसी चीज़ को रिड्यूस करना, पॉल्यूशन को रिड्यूस करेंगे, जिसमें से पॉल्यूशन को रिड्यूस करने का प्रोजेक्ट है नाग रिवर में से। इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा जी, इसको जी नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टोरेट करेगा जी, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है जी अभी नाग रिवर के लिए, महाराष्ट्र ने नहीं किया जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट क्या है, इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन क्या होता है जी, एक ऐसा ऑफिस होता है जी, एक ऑफिसर है, ये मान लो ऑफिस है, ऑफिसर है जिसके पास आप कंप्लेंट लिखा सकते हो, अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो, समझे। किससे रिलेटेड, इंश्योरेंस, जब इंश्योरेंस का नाम आ रहा है तो इंश्योरेंस का जी, बीमा से रिलेटेड, आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, आपकी कोई किस्त इंस्टॉलमेंट गलत भरी जा रही है, कोई भी आपकी कंप्लेंट है, आप ओम्बुड्समैन पे, जो इंश्योरेंस का ओम्बुड्समैन है, उस पर जाके कंप्लेंट लिखा सकते हो। अभी न्यूज़ में इसलिए जी क्योंकि गवर्नमेंट ने ओम्बुड्समैन रूल्स हैं जो इंश्योरेंस के, उसको अमेंड किया है, मतलब सुधार किया, संशोधन किया है। रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, जो इंश्योरेंस ब्रोकर होते हैं जी, ब्रोकर का मतलब है जी दलाल, जैसे आपके बीच में और इंश्योरेंस कंपनी, जैसे मान लो LIC और आप हो, जैसे ये पर्सन है, तो इनके बीच में एक ब्रोकर होता है ना जी दलाल, ये इंश्योरेंस करेगा आपका LIC के रिगार्डिंग। तो जो ब्रोकर होते हैं वो भी ओम्बुड्समैन के रूल के अंतर्गत अब कवर्ड है, मतलब उनके खिलाफ भी कोई केस दर्ज किया जा सकता है ब्रोकर के भी, ये नहीं है सिर्फ LIC जैसे कंपनी है जो बीमा करती है उसी के खिलाफ कंप्लेंट की जा सकती है, ब्रोकर के खिलाफ भी आप कंप्लेंट कर सकते हो जो आपका इंश्योरेंस करता है बीच में। जो पॉलिसी होल्डर्स हैं जी, वो भी अब अलाउ हैं कि वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं जिन्होंने पॉलिसी ली है जी। दूसरा, जो कंप्लेंट का स्कोप है वो अभी तक क्या है, वो एनलार्ज कर दिया गया है, क्योंकि अभी तक जो डिस्प्यूट थे वो ये कवर थे, जैसे डेफिशिएंसी इन सर्विस ऑन द पार्ट ऑफ इंश्योरर, एजेंट्स, ब्रोकर्स, अदर इंटरमीडियरीज, मतलब जो भी मान लो डिस्प्यूट हो रहा है इनसे रिगार्डिंग, तो अभी तक ये कवर थे, इसको एनलार्ज कर दिया है, मतलब सारे इसके दायरे में आएंगे जी, अब किसी के खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हो। जो ओम्बुड्समैन है जी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपकी कंप्लेंट सुन सकता है, मतलब आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू कंप्लेंट कर सकते हो और अपनी शिकायत बता सकते हो। अब ये ओम्बुड्समैन इंश्योरेंस, ओम्बुड्समैन क्या होता है ये ऑलरेडी हम जान चुके हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम बनाई थी, इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन स्कीम। उसके ज़रिए क्या है, जो इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर है वो अपनी कंप्लेंट लिखा सकते हैं ताकि उन्हें कोर्ट में जाना ना पड़े, आउट ऑफ कोर्ट सिस्टम वो अपनी कंप्लेंट को रिजॉल्व करा सकते हैं। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव, एफिशिएंट और इम्पार्शियल वे से
आपके जो केस है वो सुनता है ओम्बुड्समैन। मतलब आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट दिखानी है तो ओम्बुड्समैन के पास जाके आप सेटलमेंट करा सकते हो अपने जो भी समस्या है आपकी। कौन कौन अप्रोच कर सकता है जी, कौन कंप्लेंट लिखा सकता है? एनी पर्सन हु हैज़ ग्रीवेंस अगेंस्ट एन इंश्योरेंस, जो भी आपका इंश्योरेंस कर रहा है जी, बीमा कर रहा है, उसके खिलाफ आप कोई भी आपकी परेशानी ग्रीवेंसेज है, कोई भी पर्सन कंप्लेंट लिखा सकता है। मे हिमसेल्फ और थ्रो हिज लीगल हेयर्स और नॉमिनी असेनी, आप खुद भी जाके कंप्लेंट कर सकते हो, किसी आदमी को भेज सकते हो, अपने नॉमिनी को भेज सकते हो या असाइनी को भेज सकते हो, किसी को भी भेज सकते हो जी। तो राइटिंग में आप कंप्लेंट दे सकते हो इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन को। अब कौन कौन मतलब कब कंप्लेंट कर सकते हो? आप डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकते हो या फिर पहले आपको कंपनी के पास जाना पड़ेगा? देखो जी, आप ओम्बुड्समैन के पास तभी कंप्लेंट कर सकते हो ओनली इफ़, कब कर सकते हो? ओनली जब मान लो आपने पहले फर्स्ट अप्रोच इंश्योरेंस कंपनी विद ए कंप्लेंट, जो भी आपकी कंप्लेंट है इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, पहले आप उस कंपनी के पास जाओगे जो इंश्योरेंस कर रहा है। जैसे LIC से इंश्योरेंस कराया तो LIC के पास जाओगे पहले, उसके बाद फिर ओम्बुड्समैन के पास जाओगे अगर आपकी कंप्लेंट इसने नहीं सुनी है। समझे? मान लो LIC ने, किसी कंपनी है कोई इंश्योरेंस कर दिया, उसने आपकी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया, तो फिर आप ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हो। या फिर दूसरा दूसरा कारण है जी, उसने रिजेक्ट ना की हो, उसने कोई भी डिसीजन दिया हो लेकिन उसके डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं हो, नॉट रिजॉल्व इट टू सेटिस्फैक्शन, मतलब जो भी उसने डिसीजन दिया है LIC ने उससे आप संतुष्ट नहीं हो, तो भी आप ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हो। या फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है जी, कोई उत्तर नहीं देता, आपका रिप्लाई नहीं करता 30 डेज़ के अंदर अंदर LIC, मान लो जिस कंपनी से, कोई भी कंपनी से इंश्योरेंस के रिगार्डिंग आपने कंप्लेंट की है और आपकी कंप्लेंट पे कोई रिप्लाई नहीं आता 30 दिन तक, तो आप ओम्बुड्समैन के पास जाके अपनी शिकायत लिखा सकते हो। लेकिन एक कंडीशन और है जी, जो भी इंश्योरेंस की आपकी राशि है वो 30 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी अबव 30 लाख। जो भी एक्सपेंसेस है जी, जो भी आपके इंश्योरेंस के रिगार्डिंग 30 लाख से नीचे ही अगर हो आपकी कंप्लेंट है तो ही आप कर सकते हो। अब अपॉइंटमेंट कौन करता है जी? ओम्बुड्समैन की, इसकी नियुक्ति करता है जी जो इंश्योरेंस काउंसिल है वही करता है। कोई भी पर्सन जिसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी हो या सिविल और जुडिशियल सर्विस से रिलेटेड हो जी, उसको ओम्बुड्समैन अपॉइंट कर देती है इंश्योरेंस काउंसिल। ये 3 साल के लिए अपॉइंट होते हैं जी, इसकी जो टर्म होती है 3 ईयर्स की होती है ओम्बुड्समैन की। सेटलमेंट प्रोसेस क्या होता है जी? ये रिकमेंड करती है जी, ओम्बुड्समैन एज ए मेडिएटर की तरह काम करता है इंश्योरेंस कंपनी और जो भी पर्सन है जी, मान लो ए पर्सन है और ये इंश्योरेंस कंपनी है, तो इनके बीच में एज ए मेडिएटर काम करता है जी, मतलब बिचौलिए की तरह काम करता है, ताकि इनकी जो कंप्लेंट है, डिस्प्यूट है, जो भी विवाद है, जो भी उन दोनों के डिस्प्यूट जिसके रिगार्डिंग है, उनकी दोनों की कंप्लेंट सुने कि क्या भाई साहब आप दोनों अपना पक्ष रखिए, और फिर एज ए मेडिएटर बिचौलिए की तरह फैसला सुना देता है ओम्बुड्समैन। अगर मान लो आप एक्सेप्ट हो गए, इफ़ यू एक्सेप्ट दिस एज ए फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, तो ओम्बुड्समैन क्या है, कंपनी को इन्फॉर्म करेगा और कंपनी को जो भी डिसीजन होगा ओम्बुड्समैन का विद इन 15 डेज में उसे कंप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कंपनी को 15 दिन के अंदर अंदर मानना पड़ेगा। अगर मान लो ओम्बुड्समैन ने कोई डिसीजन दिया, आप सेटिस्फाई हो गए उस डिसीजन से, ओम्बुड्समैन के डिसीजन से, तो 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी को कंप्लाई करना पड़ेगा, ओम्बुड्समैन कंपनी को इन्फॉर्म करेगा। अब ये सज़ा भी दे सकता है जी, अवार्ड सुना सकता है। जैसे अगर मान लो ए सेटलमेंट बाय रिकमेंडेशन डज नॉट वर्क, अगर मान लो ओम्बुड्समैन ने कोई सेटलमेंट किया और वो वर्क नहीं कर रहा है, रिकमेंड है, तो ओम्बुड्समैन क्या है, 3 साल के मतलब 3 महीने के अंदर अंदर एक अवार्ड पास करेगा। तो उससे क्या है, जो भी कंप्लेनेंट की रिक्वायरमेंट है और इंश्योरेंस कंपनी है जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर उसने 3 महीने के अंदर विद इन 3 मंथ उसने कोई भी डिसीजन दे सुना दिया जी, अवार्ड का मतलब यहाँ समझ लो जी एक तरह से सज़ा, कुछ भी डिसीजन दे दिया किसी के रिगार्डिंग, पेनल्टी लगा दी, कुछ भी पेनल्टी पनिशमेंट, तो क्या है जी, जो इंश्योरेंस कंपनी है फिर वो बाइंडिंग होगा उस पर, अगर उसने विद इन 3 मंथ के अंदर अंदर कोई भी फैसला लिया ओम्बुड्समैन ने। अगर अवार्ड जब पास हो गया, मान लो पहले तो जी देखो 15 दिन के अंदर अंदर कंप्लाई नहीं किया उसने, तो क्या जी 3 महीने के अंदर अंदर ओम्बुड्समैन क्या जी पास करेगा ऑर्डर, अगर ये बाइंडिंग हो इंश्योरेंस कंपनी पे। और एक बार अगर ऑर्डर पास हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी फिर विद इन 30 डेज कंप्लाई करेंगी इस पर, जो भी अवार्ड ये डिक्लेयर किया है ओम्बुड्समैन ने। तो ये जी इस बार इस सारे डिटेल इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये क्या है?
देखो जी, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को कौन कंडक्ट कराता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। यही सेंसस जो होती है जनगणना हर 10 साल में, उसको कंडक्ट कराते हैं जी यही ऑफिस। ये क्या है अभी जो सेंसस है जी और पॉपुलेशन, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, उसकी जो फर्स्ट फेज स्टार्ट करने जा रहा है जी, कंडक्ट करने जा रहा है, ये मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए होगी ऑल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में। मतलब मोबाइल में, जैसे पहले क्या रजिस्टर लेके जाते थे घर घर, पॉपुलेशन को काउंट करते थे, किसके घर में कितना है, कौन रहता है, कौन कौन नहीं है, कितनी एज का है। तो अब ये मोबाइल पे सारा रिकॉर्ड होगा जी। मोबाइल लेके जाएंगे, टैबलेट लेके जाएंगे घर घर में, तो रिकॉर्ड करेंगे। तो ये एक ऐप से होगा जी, इसमें सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाउसिंग सेंसस होगी इसमें, मतलब हाउस से रिलेटेड हाउसिंग की लिस्ट होगी, मतलब घर कितने हैं कितने नहीं है, सारी सेंसस, सारी इसकी जनगणना होगी। अब ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है जी? ये एक रजिस्टर ही होता है जी, जिसमें क्या है, जितने भी कंट्री में यूजुअल रेजिडेंट होते हैं, जितने भी निवासी होते हैं, वो सब का रिकॉर्ड किया जाता है। चाहे कोई नागरिक है नहीं है, ये बात रख देना है, ओनली सिटीजन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता इसमें। जैसे भारत का नागरिक है वही रजिस्टर होगा ना, जो भी रेजिडेंट है। रेजिडेंट किसे समझा जाएगा? रेजिडेंट समझा जाएगा जी जो 6 महीने तक रह रहा है वहाँ किसी भी प्लेस में, या आगे 6 महीने तक रहने वाला है, उसे रेजिडेंट बोला जाएगा। ये सारी लोकल लेवल पे भी प्रिपेयर किया जाएगा ये रजिस्टर, विलेज लेवल पे, सब टाउन, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट स्टेट, नेशनल लेवल पे। ये कौन से एक्ट के थ्रू की जाती है जी? सिटीजनशिप एक एक्ट है जी 1955 का, उसके अंतर्गत नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया जाता है। और दूसरा रूल्स हैं जी 2003 के, सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इश्यूज ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ रूल्स 2003, मतलब 2003 के रूल्स है जी। इसके अंतर्गत ये कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो याद रखना, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर किस एक्ट के अंतर्गत होता है? सिटीजनशिप एक्ट 1955 के। तो ये मैंडेटरी होता है जी, ये याद रखना जी। एवरी यूजुअल रेजिडेंट होता है जो इंडिया में, मतलब कोई भी जो रह रहा है 6 महीने से या 6 महीने से ज़्यादा रहने वाला है जी, उसको मैंडेटरी होता है, बाध्यकारी होता है, रजिस्टर कराना नहीं कराना पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी लग सकती है, उस पर पनिशमेंट मिल सकती है उसे। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में जब भी कोई जाए अधिकारी उसके घर पे कहीं पे भी, तो उसे रजिस्टर कराना ही पड़ेगा। आप इस डायग्राम से समझिए इसे। देखो जी, ये है जी एनपीआर, एक पैन इंडिया एक्सरसाइज है। ये क्या है? जितने भी यूजुअल रेजिडेंट होते हैं उनके बर्थ के बारे में, मतलब प्लेस के बारे में जहाँ पे रहते हैं, मदर फादर का नाम, उनका आइडेंटिटी कार्ड, आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड से रजिस्टर कर सकते हैं। यूजुअल रेजिडेंट वो होता है जी जो 6 महीने से वहाँ पे रह रहा हो किसी एरिया में, या फिर अगले 6 महीने तक वो रहने वाला हो वहाँ पे। इंटेंडेड टू रिसाइड इन दैट एरिया फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, अगले 6 महीने तक रहने वाला हो। तो डेटा जो रिकॉर्ड किया जाता है जी, ये रेस्पोंडेंट खुद डिक्लेयर करता है। मतलब जिसको आप रजिस्टर कर ले, मान लो आपके घर पे गए, आपने, ए पर्सन है, आपका नाम ए है, आपको रजिस्टर किया, जो वो बोल देगा वही रजिस्टर होगा। तो उसे कोई आइडेंटिटी प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है जी, डॉक्यूमेंट दिखाने की। जो ये आधार कार्ड वगैरह है ना, जो आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, ये वॉलंटरी है जी, समझे? मतलब कि अपनी मर्जी से आप आधार कार्ड दिखाना चाहो दिखा दो, ना दिखाना चाहो मत दिखाओ। आप जो भी बोलोगे वही रजिस्टर करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी नहीं है आपको आधार कार्ड ही दिखाना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और पैन कार्ड की डिटेल कुछ भी नहीं इसमें मांगी जाएंगी, आपको पैन कार्ड की डिटेल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? अब अगर आपके घर पे कोई मान लो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर लेके आए मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए, आपका घर में क्या है, कितने सदस्य हैं, कितने मेंबर हैं, अगर आपसे पूछे आधार कार्ड दिखाओ, आप मना कर सकते हो कि भाई साहब ये मैंडेटरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, कि हमने भी पढ़ा है, जो हम बोल रहे हैं वो लिखो बस। तो आप इनकार कर सकते हो उन्हें आधार कार्ड दिखाने से भी। वोटर आई कार्ड दिखाने का बोले, किसी भी कोई भी आईडी बोले, मना कर सकते हो, आप रिफ्यूज कर सकते हो। अगर पैन कार्ड बोले ना, तो फिर तो आप उसे घर से निकाल ही देना, क्योंकि पैन कार्ड तो बिल्कुल भी इसमें अलाउ ही नहीं है। तो नो बायोमेट्रिक, कोई बायोमेट्रिक डिटेल्स भी नहीं होंगी जी एनपीआर में। जैसे आपका आधार कार्ड बनता है ना, फिंगरप्रिंट्स लेते हैं या फिर रेटिना स्कैन करते हैं, आपकी आंखों को स्कैन करते हैं, तो ऐसा भी कोई बायोमेट्रिक्स भी नहीं होगा इसमें। तो ये क्या है, एनपीआर लास्ट प्रिपेयर किया गया था 2010 में, 2010 में ये किया गया था, जब 2011 की सेंसस हो रही थी, जनगणना हुई थी, और अपडेट किया गया था इसे 2015 में। तो ये इसके बारे में यहाँ पे यही लिखा जी। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा आइडेंटिटी डेटाबेस क्रिएट करने के लिए ये एवरी यूजुअल रेजिडेंट होता है कंट्री में, तो ये तैयार किया जाता है एनपीआर। ये देखो जी, कलेक्टेड 2010 में किया गया था फर्स्ट
NPR, और 2015 में अपडेट किया गया था। यूजुअल रेजिडेंट क्या होता है हमने जान लिया, जो 6 महीने तक रहता है या अगले 6 महीने तक रहने वाला है। तो इसके बारे में यही था। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है मिनिमम सेलिंग प्राइस फॉर शुगर। ये क्या है जी, अभी क्या है, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन है जो, ये जो क्या है, शुगर मिल होती है ना, जो चीनी बनाती है मिल कंपनी, तो उनकी जो इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए काम करती है, मतलब उनका इंटरेस्ट कैसे प्रमोट किया जाए, इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन। इसने गवर्नमेंट से कहा है जी, जो MSP है, MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये जी मिनिमम सेलिंग प्राइस है। इसको इंक्रीज करने के लिए कहा है कि फॉर शुगर 35.50 किलोग्राम तक। कैसे, देखो जी, जब कंपनी, जैसे मान लो आप गन्ना उगाया अपने खेत में, किसान है, कोई फार्मर है, वो क्या है, शुगर मिल को बेच के आएगा एक गन्ना, तो इस पे जो प्राइस देती है गवर्नमेंट, उसे बोलते हैं FRP। ये क्या होता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ये MSP की तरह ही होता है जी, MSP है, बस इसका नाम क्या है, FRP। याद रखना, शुगर केन पे MSP नहीं मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है जी, जब मान लो आप क्रॉप बो रहे हो, फसल बो रहा है कोई किसान, उससे पहले गवर्नमेंट कोई उसके लिए प्राइस अनाउंस करती है, मूल्य अनाउंस करती है कि इस मूल्य पे हम आपकी जो फसल है वो खरीद लेंगे, जो क्रॉप आप उगाओगे, ग्राउंड करोगे, उसे खरीद लेंगे, वो होता है MSP। और ये कुछ 23 क्रॉप्स के लिए होता है जी, 22+1। 22+1 क्यों है, क्योंकि 1 इसमें शुगर केन है, शुगर केन के लिए वर्ड होता है FRP, होता यही चीज़ है, बस नाम अलग है, सारा यही सिस्टम है। शुगर केन गन्ना बोने से पहले अनाउंस करती है गवर्नमेंट, तो यही होता है जी, बस नाम अलग है, FRP मतलब फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, और MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो एक होता है MSP, फिर दूसरा मिनिमम सेलिंग प्राइस। मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या है, अब जैसे गन्ना बेच के आ गए जी मिल में, शुगर मिल में, किसान फार्मर गन्ना बेच के आ गया शुगर मिल में, अब शुगर मिल क्या, चीनी बनाएगी, उससे शुगर बनाएगी, गुड़ बनाएगी, ये आगे बेचेगी चीनी को, शुगर को। तो ये जो प्राइस है उसे बोलते हैं मिनिमम सेलिंग प्राइस। ये भी गवर्नमेंट क्या है, डिक्लेयर करती है कि इतने प्राइस पे ही आप बेचोगे चीनी को, उससे ज़्यादा नहीं बेचोगे। तो यही है जी, जो इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन है उसने कहा है कि आप इसका प्राइस बढ़ाइए। जो प्राइस ऑफ शुगर है वो मार्केट ड्रीवन है जी, मतलब मार्केट के बेस पे डिफाइन करती है गवर्नमेंट, डिमांड और सप्लाई को देख के, शुगर की कितनी मांग है, कितनी सप्लाई है, उसके बेस पे। इससे क्या है, ताकि जो फार्मर का इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके, जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है ये तो शुगर मिल बेचती है ना जी, फिर फार्मर का जो इंटरेस्ट है कैसे प्रोटेक्ट होगा, प्रोटेक्ट ऐसे होगा जी, जब शुगर मिल को अच्छा प्राइस मिलेगा तभी तो वो फार्मर को ट्रांसफ़र करेगी। जब शुगर मिल कोई प्राइस नहीं मिलेगा तो वो फार्मर को कैसे देगी, किसान को पैसा कैसे देगी। आपको पता है, जब गन्ना बेच के आते हैं तो वो स्लिप पकड़ा देती है किसानों को। जैसे मान लो शुगर केन उगाया फार्मर ने और शुगर मिल में गया किसान बेचने, तो उसे रिसिप्ट दे देते हैं, पर्ची दे देते हैं कि आपकी ये लो 10,000 की या 50,000 का गन्ना बेचा, ये लो पर्ची, जब हम पे पैसा आएगा तब दे देंगे। और ये ना पेंडिंग पड़ा रहता है और किसानों को बहुत लेट मिलता है। अगर शुगर मिल को अच्छा प्राइस मिलेगा, मिनिमम सेलिंग प्राइस, तो क्या जल्दी से फार्मर को वो पैसा दे देगी, समझे। तो इससे फार्मर का इंटरेस्ट फुलफिल होगा। तो इस तरह से टू क्लियर द केन प्राइस ड्यूज ऑफ फार्मर्स, जो फार्मर पे ड्यूज पड़े जी, मतलब पेंडिंग पड़ा है फार्मर का पैसा शुगर मिल पे, उसे शुगर मिल दे सकती है आसानी से, अगर प्राइस अच्छा मिलेगा उसे। तो जो एक्सरसाइज करती है पावर गवर्नमेंट, ये कौन से एक्ट के अंतर्गत करती है, असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 का एक्ट है जी। ये शुगर मिल और गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड शुगर प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2018 में ये ऑर्डर पास किया था, जिससे ये मिनिमम सेलिंग प्राइस निर्धारित करती है गवर्नमेंट। इसमें क्या है जी, गवर्नमेंट फिक्स करती है मिनिमम सेलिंग प्राइस, जो MSP होता है जी शुगर का, वो फिक्स करती है कौन कौन से कंपोनेंट को देख के, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस को देख के, मतलब जो भी उस पर FRP मिल रहा है शुगर केन पे, उसको ध्यान में रखते हुए मिनिमम सेलिंग प्राइस निर्धारित करती है गवर्नमेंट। और ये भी देखती है कि जो कॉस्ट की, कन्वर्जन की कॉस्ट क्या आ रही है, जो मील कॉस्ट, मतलब जैसे शुगर मिल गन्ने से चीनी बना रही है, इसकी कॉस्ट क्या आ रही है, उसको भी देखते हुए निर्धारित करती हैं, डिसाइड करती हैं इसका मिनिमम सेलिंग प्राइस। अब बैकग्राउंड क्या जी, थोड़ा ये जान लेते हैं। जो ये FRP है या MSP है, इससे रिकमेंड कौन करता है जी, सिफारिश करता है इसको CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेज। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, ये कमीशन है, आयोग है, ये गवर्नमेंट से कहती है कि भाई साहब आप इतना MSP निर्धारित करो, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या FRP गन्ना के लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस इतना निर्धारित करो। अब इस कमेटी, इसने जो कमीशन है इसने दे दिया रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट किस तरफ से कौन अनाउंस करता है, फाइनल अप्रूवल देता है जी, कौन,
कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ये एक बार यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, याद रखना है। और इसको चेयर कौन करता है जी, इसका चेयरमैन कौन होता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं जी, खुद प्रधानमंत्री इसको चेयर करते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। तो ये फाइनल अप्रूवल, अंतिम जो सहमति देती है, ये देती है कि इतना एमएसपी रहेगा, इतना एफआरपी रहेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी एंटी डंपिंग ड्यूटी। हमने कई बार पढ़ाया है इसको, लेकिन अभी भी न्यूज़ में क्यों, क्योंकि यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, वो ऐसा तैयार कर रहा है कि जो एल्यूमिनियम सीट पर टैक्स लगा रहा है, जो कंट्रीज से यूएसए में इंपोर्ट करता है, यूएस इंपोर्ट करता है डिफरेंट कंट्रीज से, 18 कंट्रीज पर लगाने जा रहा है जी एंटी डंपिंग ड्यूटी, उसमें इंडिया भी शामिल है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अब इससे फ़ायदा क्या है जी, इससे क्या है, जो सब्सिडीज़ और डंपिंग मिलती हैं गवर्नमेंट देती है दूसरी कंट्रीज़ को, जो फिर यूएसए में एक्सपोर्ट करती हैं वो कंट्री, तो उन्हें से यूएस की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बचाया जा सकेगा। तो यूएस का इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन है जो यूएस का, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये अप्रूव करेगा, फाइनल डिसीजन लेगा 15 अप्रैल तक कि एंटी डंपिंग ड्यूटी या काउंटर वेलिंग ड्यूटी को इम्पोज किया जाए या नहीं किया जाए। अब डंपिंग को समझना जरूरी है जी, ये यूएस करेगा नहीं करेगा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। डंपिंग क्या होता है, डंपिंग ये होता है जी, ये एक इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिसेस में क्या है, डंपिंग जब होती है, मान लो एक कंट्री है, मान लो इंडिया है जी, इंडिया कोई अपने यहाँ पे कोई टैबलेट बना रही है जी, टैबलेट, मान लो बुखार की गोली बना रही है जी, फीवर की, पैरासीटामोल बना रही है, मान लो बुखार की गोली होती है ना फीवर की, पैरासीटामोल, ये यहाँ पे कॉस्टिंग हो रही है जी इसकी, मान लो कितनी भी 1 रुपये कॉस्टिंग हो रही है एक टैबलेट को बनाने की, और इसे इंडिया में बेच रही है 2 रुपये की पर टैबलेट। लेकिन अगर यूएसए में जाएगी तो ये बेचेगी इसे 1.5 रुपये में या 1.25 रुपये में बेचेगी इसे। मतलब जब कोई कंपनी अपनी कंट्री में जो प्राइस से बेचती है किसी माल को और दूसरी कंट्री में जाकर उस प्राइस से कम से बेचती है, तो उसे बोलते हैं डंपिंग। डंपिंग हैपन्स व्हेन ए कंट्री और ए फर्म एक्सपोर्ट एन आइटम एट ए प्राइस लोअर देन द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट इन इट्स डोमेस्टिक मार्केट। जब अपनी घरेलू मार्केट से कम प्राइस में वो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करती है, तो तब उसे डंपिंग बोलते हैं। और जब इस पर कोई कंट्री ड्यूटी लगा देता है, ड्यूटी का मतलब है जी टैक्स, कस्टम ड्यूटी मतलब टैक्स लगा देते हैं, कर लगा देते हैं, तो उसे ही बोलते हैं जी एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो ये क्या है, जो भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग फर्म है उनको बचाने के लिए किया जाता है। क्योंकि मान लो अगर यूएसए में कोई कंट्री बना रही है और वो 2 रुपये का बेच रही है जी, मतलब डॉलर के प्राइस में लगा दो, वहाँ रुपये में कहाँ बेचेगा, मान लो आप 2 रुपये में बेच रही है यूएसए में, तो उनको तो नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि इंडिया जाके 1.25 पैसे रुपीज़ में बेचेगा, 1.5 में बेचेगा, तो इनकी टैबलेट कौन खरीदेगा, टैबलेट पैरासीटामोल तो वही टैबलेट है जी, बुखार वो भी इतना ही कम करेगी, और दूसरी यूएस की टैबलेट है वो भी, तो इसे कौन खरीदेगा, यूएससी की वो, तो इसलिए ये लगाई जाती है ड्यूटी। अभी किस पे लगा रही है, बुखार की गोली पे नहीं लगा रही है, याद रखना है किस पे, एल्यूमिनियम की जो सीट है, एल्यूमिनियम की सीट बन रही है उस पर टैक्स लगाने का सोच रही है। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी हमने जान लीजिए क्या होती है। अब इसे कौन लगाता है उसमें, मतलब यूएसए में तो यूएस के जो डिपार्टमेंट है वो लगाते हैं, इंडिया में कौन लगाता है ये पता है आपको, हमने ये पढ़ा भी है जी। इंडिया में डायरेक्टर जनरल होता है जी, जो काम करता है किसके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये मंत्रालय, इसके अंदर एक ऑफिस है जी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़। इसको जो होता है जी, इसको जो डिपार्टमेंट होता है इस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, इसके डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। ये रिकमेंड करता है जी, सिफारिश करता है, किसको सिफारिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या है जी, इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है जी, वो फाइनली क्या है, अप्रूवल देती है एंटी डंपिंग ड्यूटी की इंडिया में। ये इंडिया की बात हो रही है, यूएसए की नहीं हो रही। अगर इंडिया को एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी है तो याद रखना, रिकमेंड कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है और ऑफिस है, और फाइनल अप्रूवल देता है जी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये याद रखना आपको। अब जो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी है जी, वो WTO के रूल के अकॉर्डिंग क्या अलाउ है, क्योंकि WTO के जो रूल हैं वो तो चाहते हैं ना कि ट्रेड अच्छे से, उनमें कोई रुकावट ना हो, तो उसका जवाब है जी येस, कि जो WTO का रूल है जी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो 1995 में बनी थी ताकि वर्ल्ड वाइड ट्रेड को प्रमोट किया जा सके, व्यापार को बढ़ाया जा सके एक दूसरी कंट्री के बीच में, तो इसके रूल्स में भी ऐसा टैरिफ इम्पोज कर सकते हैं, अलाउ करता है इसके रूल भी, कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को बचाया जा सके। अब ये डिफरेंट कैसे है जी काउंटर वेलिंग ड्यूटी से, देखो जी एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है, ये तो जान लिया हमने किस पे लगती है, ताकि नेगेटिव इम्पैक्ट को बचाया जा सके, जो भी मान लो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन काउंटर वेलिंग ड्यूटी कब लगती है, देखो एंटी डंपिंग तो तब लगती है कोई डंपिंग करता है, और काउंटर वेलिंग ड्यूटी कब लगती है,
मान लो यहाँ पे कोई कंपनी है जी, इंडिया में कोई कंपनी है, मान लो केन नाम की कंपनी है, CAN केन नाम की कंपनी। अब गवर्नमेंट क्या है, इंडियन गवर्नमेंट है, इसे बहुत ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, पैसा दे रही है, प्रमोट कर रही है, और इसका जो प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है जी, मान लो 2 रुपये का बन के तैयार हो रहा है। अब इसे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट की सब्सिडी से इसका प्रॉफिट पूरा हो रहा है। मान लो ये इसने प्लान बनाया था भाई 2 रुपये की बन रही है, मैं 3 रुपये की बेचूंगा, 50% प्रॉफिट तो चाहिए ही मुझे, लेकिन गवर्नमेंट इसे सब्सिडी दे रही है, और ये क्या है, इसे मान लो 1.5 रुपये सब्सिडी दे दी पर टैबलेट, कोई टैबलेट बना रही है ये। अब इसे सब्सिडी तो 1.5 रुपये मिल गई जी, और इसने टारगेट किया था 3 रुपये का, तो अब ये क्या है, 1.5 रुपये में बेच सकती है, क्योंकि इसे तो 1.5 रुपये तो मिल गया ना। तो अब क्या है, ये 1.5 रुपीज़ में क्या है, बेच सकती है 1.5 रुपीज़ में, और दूसरी कंट्रीज़ में जाके। तो जब ऐसे कोई गवर्नमेंट सब्सिडी देता है उस प्रोडक्ट पे, कोई जब ड्यूटी लगाता है कोई कंट्री, टैक्स, ड्यूटी का मतलब टैक्स, तो उसे बोलते हैं जी काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो ये भी क्या है, जैसे इंपोर्ट गुड्स होती हैं उन पे लगाया जाता है, जब कोई सब्सिडी प्रोवाइड करता है, कोई कंट्री, एक्सपोर्टिंग कंट्री अपनी कंपनीज़ को, गुड्स को सब्सिडी देता है। तो इस तरह से क्या है, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर होते हैं उनको कंपटीशन प्रोवाइड करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए ये सब्सिडी लगाई जाती है जी। चलते हैं नेक्स्ट पे, यही था इसमें। अभी हाई कोर्ट ने पनिश किया 2 कलेक्टर्स को, 2 कलेक्टर को किसके किसके लिए पनिश किया है जी, उन्हें सजा दी है कंटेम्प्ट के केस में। कंटेम्प्ट का मतलब होता है जी अवहेलना, अवहेलना का मतलब है जी डिसरेस्पेक्ट, कंटेम्प्ट मतलब डिसरेस्पेक्ट, अवहेलना करना, एक तरह से असम्मान, और भी सिंपल भाषा में कहूँ तो बेइज्जती करना कोर्ट की। ये जी सिरसिला जगह है जी, कहाँ पे, तेलंगाना में। वहाँ के कलेक्टर थे जी, और 2 सबॉर्डिनेट थे उसके, उनको सेंटेंस दे दिए, 3 महीने की सज़ा सुना दी कि भाई साहब आप जेल में जाओ। ये तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा है कि आप जेल में जाओ, आपने कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका वायलेशन किया है विलफुली। विलफुली का मतलब अपनी मर्जी से। कंटेम्प्ट केस तब कहते हैं जी, मान लो कोर्ट ने केस दिया कोई, और आपने कोर्ट की बात को नहीं माना, तो वो कोर्ट क्या कहता है, ये कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है, मतलब कोर्ट की बेइज्जती कर दिया आपने, कोर्ट की अवहेलना कर दी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बन गया जी ये। कोर्ट ने कहा, आपको समन किया, कोर्ट ने समन किया किसी आदमी को, बुलाया, भाई साहब आपको इतनी तारीख को इतने प्लेस पे कोर्ट में आना है, यहाँ पे प्रेजेंट होना है, लेकिन आप गए नहीं, तो क्या है, कोर्ट उसे मानता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, आपने कोर्ट का काम मतलब माना नहीं कुछ भी। अब ये कोर्ट कट ऑफ कंटेम्प्ट केस है जी, न्यूज़ में क्यों था इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। इन पे जो पेनल्टी इम्पोज की है कि आप 2,000 रुपये पेनल्टी दोगे। दूसरा, जो भी फार्मर है, जो 11 फार्मर है जी, उनको 10,000 रुपीज़ सबको दोगे, आप सबको दोगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनके खिलाफ ही पिटीशन डाली थी तेलंगाना हाई कोर्ट में। अब इशू क्या है जी, जो जो किसान है जी, फार्मर है, उन्होंने पिटीशन डाली थी। पिटीशनर का मतलब जिन्होंने याचिका डाली है, पिटीशन डाली है, कोर्ट में केस दर्ज किया, फाइल किया है, उन्होंने डाली थी कि उनकी जो लैंड और हाउस हैं, कुछ किसान की क्या है, ज़मीन और घर स्टेट गवर्नमेंट ने क्या है, एक्वायर कर लिए थे। तो मतलब जो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया कि यहाँ पे क्या है, उनकी लैंड पे और हाउस पे ज़मीन लेके वहाँ पे अंथागिरी रिजर्वेयर बनाया जा रहा है। रिजर्वेयर का मतलब है जी, मान लो कोई पॉन्ड बनाया जा रहा है जिसपे पानी इकट्ठा किया जा रहा है। तो अंथागिरी रिजर्वेयर किसका पार्ट है, ये कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट का पार्ट है। ये कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, ताकि खेतों में सिंचाई पहुंचाया जा सके, खेतों को पानी पहुंचाया जा सके, ये एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, बांध बनाया जा रहा है जिसपे खेतों की तरफ पानी डाइवर्ट किया जा सके, वाटर को डाइवर्ट कर सके। ये कौन सी रिवर पे बन रहा है जी, ये गोदावरी रिवर पे बन रहा है। गोदावरी रिवर कहाँ पे बन रहा है जी, तेलंगाना में बन रहा है, गोदावरी रिवर पे। तो उसी का पार्ट है जी ये अंथागिरी रिजर्वेयर प्रोजेक्ट, जो जो किसान है इनकी भूमि लेकर, लैंड लेकर वहाँ पे बनाया जा रहा है। तो क्या है, इन्होंने क्या किया, किसान की ज़मीन तो ले ली, लेकिन उन्हें कंपनसेशन नहीं दी, पैसा नहीं दिया, फ्री में ले लीजिए ज़मीन आपने। क्योंकि एक एक्ट बनाया था जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने, कौन सा, रिहेबिलिटेशन एक्विजिशन एक्ट 2013 का एक्ट है जी, 2013 में एक्ट बनाया, ये कानून बनाया कि अगर आप किसान की ज़मीन को लेते हो तो उसे मार्केट प्राइस से ज़्यादा क्या है, प्राइस दोगे, कम से कम 5 टाइम्स का, ऐसा कुछ रखा गया सर्टेन कंडीशन, 3 टाइम्स या 5 टाइम्स का। तो उस पर ये जी प्रोविज़न कि आप किसान की ज़मीन को लोगे तो उसे पैसा ज़रूर दोगे, बिना फ्री में नहीं ले लोगे आप। तो इन्हें पैसा दिया नहीं गया, तो इन्होंने केस दर्ज कर दिया। ये केस है जी सारा। तो ये क्या है, रिजर्वेयर है। एक तो कंप्लीट कर लिया आपने जो प्रोजेक्ट बनाया गया था, कलेश्वर इरिगेशन प्रोजेक्ट पर बनाया गया था अंतागिरी रिजर्वेयर। अब ठीक है, ज़मीन ले ली, पैसा भी नहीं दिया। दूसरा, अब जब यहाँ से वाटर रिलीज किया जा रहा है रिजर्वेयर से, इनकी जो फील्ड है और हाउस हैं और घर हैं यहाँ पे, वो सबमर्जेंस हो रहा है जी, वो डूब रहे हैं। आप एक तो ज़मीन ले ली, पैसा भी नहीं दिया, और पानी छोड़ दिया, इनके घर डूब रहे हैं। अब कोर्ट ने वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उन पर केस कर दिया जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। तो यही था जी इससे रिलेटेड। हमारे टॉपिक ख़त्म हुए। अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चन करेंगे जी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या,
कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको कंसिडर करनी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है जी। इकोनॉमी का है जी। फर्स्ट बोल रहा है काउंटर क्लॉक साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी बिकम्स क्रिटिकल ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आता है जी, आर्थिक संकट, तो काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी होती हैं वो क्या है, कोई भी गवर्नमेंट अपना लेती है, अडॉप्ट कर लेती हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है क्या। सेकंड बोल रही है काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी इज द वन वेयर इन फिस्कल पॉलिसी री इन्फोर्सेज द बिजनेस साइकिल बाई बीइंग एक्सपेंशनरी। इंक्रीज एक्सपेंशनरी का मतलब है इंक्रीज स्पेंडिंग, रिड्यूस टैक्सेस ड्यूरिंग गुड टाइम्स एंड एक कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब है रिड्यूस स्पेंडिंग और इंक्रीज टैक्स ड्यूरिंग रिसेशन। अब इसका ये मतलब है जी, जो दूसरी स्टेटमेंट है जो काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी क्या होती है उसकी डेफिनेशन बता रही है। इसका मतलब होता है कि जब भी मान लो एक कोई भी बिजनेस साइकिल में एक्सपेंशनरी पॉलिसी होंगी तो उसमें क्या किया जाएगा, जो खर्च है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसको बढ़ा दिया जाएगा और टैक्स रिड्यूस कर दिया जाएगा। ड्यूरिंग गुड टाइम्स, जब क्या है मान लो रिसेशन नहीं है, इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है, उस टाइम पे एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाएगी गवर्नमेंट और अपने जो खर्चा है उसको इंक्रीज कर देगी और टैक्स को घटा देगी। ये गुड टाइम्स के दौरान इस पॉलिसी को बोलते हैं जी काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी। ये स्टेटमेंट सही है गलत है ये बताना है, तो मैं स्टेटमेंट को आपको अर्थ बता रहा हूँ क्या इसका मीनिंग है। और गवर्नमेंट क्या है रिसेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अडॉप्ट कर लेती है, जिसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शनरी का कि रिड्यूस स्पेंडिंग, अपनी क्या है जो खर्चे हैं एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का उसको रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है और टैक्स को इंक्रीज कर देती है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है प्रो साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी का मतलब है कि स्टेबलाइजेज द बिजनेस साइकिल बाई बीइंग कॉन्ट्रैक्शनरी इन गुड टाइम्स एंड एक्सपेंशनरी ड्यूरिंग रिसेशन। अब ये कह रहा है जब प्रो साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट गुड टाइम्स में जब इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है तब तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अडॉप्ट कर लेगी, और जब रिसेशन आएगा तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट कर लेगी। अब एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी क्या होती है ये सेकंड स्टेटमेंट में हमने मतलब समझ लिया है। अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी कौन सी है। आपके ऑप्शन है जी ये 1 ओनली 1 3 1 2 या 1 2 3। देखो जी दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट इंटरचेंज है तो दोनों गलत हैं, ए सही है जी, 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है जी एक्सपेंशनरी पॉलिसी ड्यूरिंग रिसेशन के टाइम में अडॉप्ट करती है, और जो कॉन्ट्रैक्शनरी होती हैं वो गुड टाइम्स में करती हैं, और प्रो साइक्लिक्स में जी एक्सपेंशनरी जो पॉलिसी होती हैं वो गुड टाइम्स में और जो कॉन्ट्रैक्शनरी होती हैं वो रिसेशन के टाइम में। अब इसे यहाँ पे समझो जी आप, काउंटर साइक्लिक पॉलिसी, काउंटर साइक्लिक पॉलिसी क्या होती हैं, ये होती हैं जी मान लो जब गुड, ये काउंटर साइक्लिक हो जाएगी जी, और ये प्रो साइक्लिक पॉलिसी, ये याद रखना ठीक है। तो इसमें क्या है जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है ये वाली एक्सपेंशनरी, ये क्या है काउंटर, अगर काउंटर साइक्लिक होगा तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी जो होंगी वो रिसेशन के टाइम में जब मान लो इकोनॉमी को डेंजर में चल रही है जी, घाटे में चल रही है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था घाटे में चल रही है, तो तब ये क्या है एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाएगी गवर्नमेंट। और अगर मान लो गवर्नमेंट गुड टाइम चल रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अपनाएगी। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का मतलब है जी अपने जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट रिड्यूस कर देगी और टैक्स इंक्रीज कर देगी। एक्सपेंशनरी का मतलब ज़्यादा एक्सपेंस करेगी, किस में, खर्च में, अपने एक्सपेंडिचर को एक्सपेंड कर देगी और जो टैक्स है उसको रिड्यूस कर देगी। ठीक है, ये रिसेशन के टाइम में होता है एक्सपेंशनरी, इसमें उल्टा दिया हुआ है जी, तो इसका इंटरचेंज क्या है। और प्रो साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी में काउंटर साइक्लिक पॉलिसी का बिल्कुल उल्टा है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पे, इतना ही था, इसमें समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है बजट डॉक्यूमेंट्स है जी, द टर्म फिस्कल प्रूडेंस यूज़ होती है जी, जो बजट डॉक्यूमेंट है उसमें फिस्कल प्रूडेंस एक टर्म यूज होती है, उसका क्या मतलब है ये बताना आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है नॉट टेकिंग एनी न्यू गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू लोअर गवर्नमेंट कॉस्ट, कोई भी नया गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं लेना है लोअर गवर्नमेंट कॉस्ट पे, ये मतलब है क्या इसका। हार्मोनाइजिंग ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल टारगेट, जो मॉनेटरी और फिस्कल टारगेट है उनका बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना, फिस्कल प्रोडक्शन का मतलब है क्या। रिड्यूसिंग डेट टू जीडीपी रेशो ऑफ द कंट्री के जो डेट्स, जो कर्ज है बटे में जीडीपी, इस रेशो को कम करना है, मतलब कि डेट है जो कर्ज है उसको कम करना है जीडीपी के मुकाबले। अब आपके ऑप्शन है जी ये 1 2 2 3 1 3 3 ओनली, इसका करेक्ट आंसर है जी ओनली 3 करेक्ट है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये इसमें नहीं आते जी। फिस्कल प्रूडेंस का मतलब है जी
फिजिकल प्रूडेंस में आप कर्ज घटा दिए, गवर्नमेंट अपना डेट घटा दिए जीडीपी के रिगार्डिंग, यानी कि डेट टू जीडीपी रेशो ऑफ कंट्री रिड्यूस करना फिजिकल प्रूडेंस का मतलब होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। देखो जी सिंपल वर्ड में फिजिकल प्रूडेंस क्या है, स्पेंडिंग विद इन द बजट, मतलब फिजिकल प्रूडेंस का मतलब है कि जितना बजट है उसके अंदर अंदर ही आपको स्पेंडिंग करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी है। तो फॉर एनी इकोनॉमी टू मैच्योर फिजिकल प्रूडेंस मतलब फिजिकल prudence is critical. If the government continues to spend any more than its revenue, it will either have to print more currency or borrow from the market to meet the shortfall. अगर गवर्नमेंट मान लो अपनी कमाई से ज़्यादा खर्चे करेगी, या तो उसे पैसे छापने पड़ेंगे, फिर जो करेंसी है प्रिंट करनी पड़ेगी, या फिर मार्केट से बोरो करना पड़ेगा, मतलब उधार लेना पड़ेगा मार्केट से। तो जो करेंसी अगर प्रिंट करेगी तो क्या है, उससे इन्फ्लेशन भी हो सकता है, और इन्फ्लेशन से हाइपर इन्फ्लेशन भी हो सकता है। तो ये जी इसमें अब इसमें क्या है जी, ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या है, फिजिकल प्रूडेंस तो मैंडेट करती है फिजिकल प्रूडेंस। फिजिकल प्रूडेंस में ये करती है, जो उसका डेट है कर्ज है उसको रिड्यूस करती है जीडीपी के मुकाबले। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया 2003 में, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, FRBM एक्ट। तो इसके थ्रू क्या है, फिजिकल प्रूडेंस अब क्या है अडॉप्ट करती है ये तरीका। फिजिकल प्रूडेंस हमने जो फिजिकल प्रूडेंस है ये हमने पढ़ लिया, जिसका तरीका क्या है कि जो डेट टू जीडीपी रेशो उसको घटाना है, रिड्यूस करना है, ना तो कोई करेंसी नोट छापना है, ना ही बैंक से उधार लेना है, अपनी पॉलिसी अडॉप्ट करके डेट घटाना है, अपना कर्ज घटाना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है, टू institutionalize fiscal prudence and reduce the country's fiscal deficit in such a manner that it gradually moves towards balancing the budget। बजट को बैलेंस करने के लिए कदम उठाए जाएं गवर्नमेंट के द्वारा। डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में स्टेटमेंट दी हुई है जी, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है जी, फाइनेंस द रेवेन्यू डेफिसिट कंपोनेंट अंडरटेक डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ब्रिज द शॉर्ट टर्म करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये बताना जी जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, जो मतलब इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। 1 2 2 3 इसमें जी 3 स्टेटमेंट नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन गलत हो गया है। इसको काट देते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, टाइम ख़राब नहीं करते हैं, क्योंकि 3 स्टेटमेंट थी उसमें और उसमें 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, इसलिए हमने नहीं किया हुआ। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेन मोड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। ये बताना है कि अगर बीज जो सीड होते हैं जी, क्रॉप कल्टीवेशन होती है, वो कैसे कैसे डिस्पर्स हो सकता है, कैसे कैसे स्प्रेड हो सकता है, ये बताना आपको। ग्रेविटी से, विंड से, एनिमल से। ग्रेविटी का मतलब है जी अर्थ की ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल से भी क्या सीड डिस्पर्सल हो सकता है। हवा से हो सकता है, क्या एनिमल से हो सकता है, तीनों से हो सकता है जी। सी है, एनिमल्स भी मान लो यहाँ से किसी का कोई चीज़ खाई और जाके वहाँ पे कहीं क्या है वेस्ट निकाल दिया, तो भी पेड़ उग जाता है ना। विंड से हवा ले गई जी किसी बीज को उड़ा के, ग्रेविटी से तो होता ही है जी। तीनों सही है जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। FRBM एक्ट कंटेन एस्केप क्लाउज। FRBM एक्ट में जी एस्केप क्लाउज है एक। तो सेंटर इसके द्वारा क्या है, कैन एक्सीड द एनुअल फिजिकल डेफिसिट टारगेट। जैसे मान लो गवर्नमेंट क्या है साल में अपना फिजिकल टारगेट रखती है कि 3% तक FD रखना, फिजिकल टारगेट रखना है मुझे। जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट है, अपना घाटा है जो फिजिकल घाटा, फिजिकल डेफिसिट, उसको 3% तक रखना है, मान लो रख लिया। अगर 3% तक अचीव नहीं कर पाई तो उसको एक्सीड भी कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के, इससे ज़्यादा भी कर सकती है कि भाई साहब क्यों नहीं कर पाए, उसके रीज़न बताने किस किस बेस पे कर सकती है इस FRBM एक्ट के थ्रू। पहला है नेशनल सिक्योरिटी के बेस पे कर सकती है, क्या एक्सीड बढ़ा सकती है। नेशनल क्लैमिटी, राष्ट्रीय संकट आ जाए, या कोलैप्स ऑफ एग्रीकल्चर सारी कोलैप्स हो जाए, सारी खेती खत्म हो जाए, ओले पड़ जाए, खराब हो जाए सारी क्रॉप, या डिक्लाइन इन रियल आउटपुट ग्रोथ ऑफ ए क्वार्टर बाई एटलीस्ट 3 परसेंटेज पॉइंट्स बिलो द एवरेज ऑफ द प्रीवियस 4 क्वार्टर। अगर मान लो किसी क्वार्टर में क्या है कम से कम 3% तक जो ग्रोथ है वो कम हो पिछले 4 क्वार्टर की एवरेज से, तो भी क्या है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एक्सीड कर सकती है क्या फिजिकल डेफिसिट टारगेट को। अब आपको करेक्ट बताना जी इनमें से कौन कौन सा है। पहला बोल रहा है 1 2 3 1 3 4 1 2 3 4 2 3 4। देखो जी सारे के सारे बेसिस हैं जी, सी आंसर हो जाएगा। कुछ भी ऐसी कंडीशन हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने फिजिकल डेफिसिट टारगेट को बढ़ा सकती है, एक्सीड कर सकती है। ये FRBM एक्ट में लिखा हुआ है। और हर साल UPSC एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछती है FRBM एक्ट से। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आपने देखे होंगे तो पता होगा, बताने की ज़रूरत है ही नहीं। चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जज के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन कौन से स्टेटमेंट है करेक्ट है। पहली बोल रही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो मुख्य न्यायाधीश होता है और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है क्या। वेन एवर देयर इज एनी डाउट अबाउट द सीनियर मोस्ट जज टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द मैटर इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। जब भी कोई ऐसा मैटर आता है, संदेह आता है कि जो सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना है, ऐसा कोई मैटर आता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसे पार्लियामेंट सॉल्व करती है क्या, डिसाइड करती है क्या। नेक्स्ट है फॉर अपॉइंटिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट द रिकमेंडेशन ऑफ कॉलिजियम टू द प्रेसिडेंट इज बाइंडिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट इंस्टेंस। मान लो कॉलिजियम सिस्टम होता है, जो कॉलिजियम सिस्टम क्या होता है, एक जज जैसे चीफ जस्टिस हो गया प्लस 4 जज, इनको मिला के कॉलिजियम बोलते हैं जी। ये क्या है, कौन सा जज अपॉइंटमेंट करना है, किसका अपॉइंट करना है, तो ये सारी डायरेक्शन देता है जी, अपनी रिकमेंडेशन देता है, सलाह देता है, किसको, एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को। जब प्रेसिडेंट इनकी सलाह पे, कॉलिजियम की सलाह पे अपॉइंट कर देते हैं जज। समझ आया। जैसे कॉलिजियम सिस्टम में क्या होता है जी, एक चीफ जस्टिस होता है और 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, 4 सीनियर मोस्ट जज। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे जी, अगर हाई कोर्ट का करेंगे तो हाई कोर्ट के होंगे कॉलिजियम में। तो इनको क्या है, ये किस जज को अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, ये क्या है जी, सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, उसकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो ये बोलना, अगर इन्होंने फर्स्ट इंस्टेंस में सलाह दी तो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होती है क्या, ये सलाह आपको ये बताना है करेक्ट है सही है। 1 ओनली 1 2 1 3 या तीनों सही हैं जी। देखो बिल्कुल फर्स्ट इंस्टेंस में बाइंडिंग नहीं होती। अगर दोबारा ये भेजते हैं, प्रेसिडेंट क्या है, रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज के पास कि भाई साहब कॉलिजियम के पास आपने जो सलाह दिया आप दोबारा रिकन्सिडर करो, लेकिन दोबारा भेज दी तब बाइंडिंग है, फर्स्ट इंस्टेंस में बाइंडिंग नहीं है। तो तीसरा गलत। दूसरा गलत क्यों है जी, दूसरा गलत इसलिए पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किसको ऑफिस होल्ड करना नहीं करना है, ये कॉलिजियम सिस्टम ही डिफाइन करता है। जो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज और 4 जज सीनियर मोस्ट जज होते हैं, वो ही डिसाइड करते हैं, कॉलिजियम होता है और प्रेसिडेंट के पास अपनी सलाह भेजते हैं। तो दोनों गलत हैं जी, तो 1 ओनली सही है जी, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसीडर करनी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन कौन सी है। इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कैन इश्यू प्रोरोगेटिव रेट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रेट इशू कर सकते हैं क्या। रेट ऑफ द मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड अनलेस द लीगल ड्यूटी इज ऑफ पब्लिक नेचर एंड हुज परफॉर्मेंस द एप्लीकेंट ऑफ द रेट हैज़ ए लीगल राइट। क्या है जी, जो मैंडेमस की रेट है वो इशू नहीं की जा सकती, वो क्या है, वो पब्लिक नेचर में है जी। जब तक पब्लिक नेचर में तब तक इशू की जा सकती है, मतलब कि कोई पब्लिक ऑफिस है जी उसके रिगार्डिंग इशू की जा सकती है, प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ इशू नहीं की जा सकती। तो सेकंड बताना जी आपको सही है या गलत है। तीसरा जी, मैंडेमस कैन नॉट बी ग्रांटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। जो मैंडेमस की रिट है ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ जारी नहीं कर सकता। तो स्टेटमेंट सही है गलत है ये बताना जी। 1 2 सही है, 1 3 2 3 2। देखो जी पहला बिल्कुल गलत है, आर्टिकल 32 के अंदर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही रिट इशू कर सकता है, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत करता है, 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट। तो पहला गलत हो जाएगा, जहाँ जहाँ पहला है काट दो, ये दोनों कट गए जी। बचे ये तीसरा बिल्कुल सही है जी, मैंडेमस प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ मतलब उनके लिए इशू नहीं की जा सकती। मैंडेमस का मतलब है जी जो ड्यूटी नहीं कर रहा अपनी ड्यूटी करो, ये कहता है कोर्ट उसमें कि आप अपनी ड्यूटी करो। तो सी सही हो जाएगा जी करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के रिगार्डिंग को स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओनली। जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है जुडिशियल रिव्यू, हाई कोर्ट नहीं कर सकता, ये कह रहा है स्टेटमेंट। द पर्पज ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ओनली। जो जुडिशियल रिव्यू का पर्पज होता है वो क्या है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ही जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, किसी लॉ को नहीं किया जा सकता। सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रही है। थर्ड बोलिए जुडिशियल रिव्यू इज नॉट ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो जुडिशियल रिव्यू है जी वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर उसका पार्ट नहीं है जुडिशियल रिव्यू। थर्ड स्टेटमेंट ये बोल रही है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, 1 ओनली 2 3 ओनली 1 2 3 या नन ऑफ द अबव। देखो जी तीनों में से कोई सी भी सही नहीं है, बिल्कुल तीनों के तीनों की गलत है, तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं जुडिशियल रिव्यू, और इसका जो जुडिशियल रिव्यू का पर्पज सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का रिव्यू करना नहीं होता, कोई भी लॉ का भी कर सकता है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन का भी कर सकता है, कोई गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है उसका भी कर सकता है। और जुडिशियल रिव्यू क्या है जी, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसमें लिखा नहीं है, तो तीनों गलत है जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इम्पीचमेंट ऑफ ए हाई कोर्ट जज। इम्पीचमेंट मतलब हाई कोर्ट जज का रिमूवल जो होता है, हटाते हैं हाई कोर्ट जज के, तो इसके रिगार्डिंग को स्टेटमेंट दी है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन कौन सी है। फर्स्ट कह रही है
प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ ए जज ऑफ हाई कोर्ट इज़ द सेम एज दैट फॉर ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो प्रोसीजर है हाई कोर्ट के जज को हटाने का, रिमूव करने का, वो बिल्कुल सेम उसी तरह है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। सेकंड बोल रही है सुप्रीम कोर्ट स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस में रिफ्यूज टू एडमिट ए मोशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज, नो जज ऑफ हाई, मतलब ये थर्ड स्टेटमेंट है जी और ये फोर्थ स्टेटमेंट है। सेकंड क्या बोल रही है, जो स्पीकर और चेयरमैन होता है लोकसभा का स्पीकर या चेयरमैन राज्यसभा का, वो क्या है रिफ्यूज कर सकते हैं किसी भी मोशन को जो हाई कोर्ट के जज को हटाने का मोशन लाया जा रहा है, हाउस लेके आ रहा है, एमपी कोई एमएलए मतलब एमपी लेके आ रहा है पार्लियामेंट में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद, तो जो स्पीकर है वो चेयरमैन है वो रिफ्यूज कर सकते हैं, मना कर सकते हैं कि नहीं भाई साहब आप ही मोशन नहीं ला सकते। थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है नो जज ऑफ हाई कोर्ट हैज बिन इम्पीच सो फार, अभी तक कोई भी इंडिया में हाई कोर्ट का जज इम्पीच नहीं किया गया, मतलब हटाया नहीं गया, रिमूव नहीं किया गया, तो ये स्टेटमेंट सही है क्या। फोर्थ स्टेटमेंट बोल रही है ओनली द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन पास द फाइनल ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज पोस्ट इम्पीचमेंट। ये कह रही है मान लो किसी जज का इम्पीचमेंट होगा हाई कोर्ट के जज को, तो केवल और केवल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही उसका रिमूवल का जो ऑर्डर है वो पास करेगा कि ये हट गया जी, अब ये रिमूव हो गया। तो आपको करेक्ट बताना जी कौन सी है। ये देखो जी पूरा दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन 1 2 3 से ये 3 4 1 2 4 या 1 3। देखो जी 4 बिल्कुल गलत है, प्रेसिडेंट इशू करता है चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उनके लिए ऑर्डर रिमूवल का ऑर्डर प्रेसिडेंट इशू करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो 4 जहाँ जहाँ पे कट गया जी, यानी कि 3 सही है, अभी तक कोई भी हाई कोर्ट का जज इम्पीच नहीं किया गया, बिल्कुल 3 सही है। दूसरा भी सही है, स्पीकर और चेयरमैन रिफ्यूज़ कर सकते हैं मोशन के लिए, तो ए करेक्ट हो जाएगा जी। इसका देखो जी कैसे रिमूव किया जाता है। एक एक्ट है जी हमारे इंडिया में जज इंक्वायरी एक्ट 1968 का, ये क्या है रिमूवल कैसे करना है जज का, हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, ये प्रोसेस बताता है जी, इसमें लिखा हुआ है। इसके लिए क्या है जी मान लो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज को जब भी रिमूव कर रहा है पार्लियामेंट में ही करना है जी, पार्लियामेंट के 100 मेंबर क्या है साइन करेंगे मोशन को, रिमूवल के मोशन को, जैसे लोकसभा में तो 100 मेंबर साइन करेंगे, अगर राज्यसभा में 50 मेंबर करेंगे, तो ये एक मोशन को साइन करके स्पीकर या चेयरमैन को दे देंगे, अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो चेयरमैन को, अगर लोकसभा में तो स्पीकर को। अब स्पीकर और चेयरमैन उस मोशन को रिफ्यूज भी कर सकते हैं, उनके पास पावर है, वो कह देंगे भाई साहब अभी एडमिट नहीं करते हम, बाद में लाइए आप, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। अगर मान लो एक बार एडमिट कर दिया तो स्पीकर और चेयरमैन जो भी हैं, स्पीकर और चेयरमैन मान लो 100 मेंबर लोकसभा में उन्होंने कहा कि भाई साहब आप इनके जो जज है हाई कोर्ट के जज बहुत ख़राब है, इसको हटाया जाएगा, इसके लिए मोशन है, ये 100 मेंबर ने साइन कर दिया, अब आप इसको हटाने के लिए प्रोसेस शुरू करने की आज्ञा दो। अगर आज्ञा दे दे स्पीकर या राज्यसभा में 50 मेंबर बोलें और चेयरमैन आज्ञा दे दे, मतलब परमिशन दे दे, तो क्या है स्पीकर और चेयरमैन कोई भी, अगर राज्यसभा में तो चेयरमैन, अगर लोकसभा में तो स्पीकर, वो 3 मेंबर की कमेटी कंस्टिट्यूट करेंगे, बनाएंगे, ताकि जो चार्जेस लगे हाई कोर्ट के जज पे या सुप्रीम कोर्ट के जज पे उसको इन्वेस्टिगेट कर सके, ये कमेटी जांच कर सके। फिर क्या है सारा प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का होता है वही सेम होता है हाई कोर्ट के जज को हटाने का। अब मोशन मान लो पास हो गया जी, कमेटी ने रिपोर्ट दी हाँ जी इस पे जो चार्ज लगे हैं वो सही है, इन्वेस्टिगेट करने के बाद फिर वो हाउस में मोशन पास किया जाएगा स्पेशल मेजोरिटी से, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से किया जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है जी 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग जो होती है जी, वो होती है स्पेशल मेजोरिटी, उससे पास किया जाएगा। फिर 2/3 एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस हाफ से ज़्यादा भी होना चाहिए जी, ये भी है। एन एड्रेस, फिर वो एड्रेस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को रिमूवल का, तो रिमूवल फाइनली ऑर्डर पास करेंगे जी उस जज का को जो भी रिमूव करना है, ये सारा प्रोसीजर है जी। चलते हैं नेक्स्ट पे जी, हाई कोर्ट डिफेंड, बताना जी हाई कोर्ट है वो किस किस की रक्षा करता है, ये बताना आपको, फंडामेंटल राइट की, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की, स्टेचुटरी राइट की, 1 ओनली 1 2 1 2 3 2 करेक्ट बताना जी कौन कौन सी राइट की रक्षा करता है अधिकारों की हाई कोर्ट। बिल्कुल सही है जी, तीनों जी करेक्ट हैं, फंडामेंटल राइट की भी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की भी, मतलब संवैधानिक अधिकार हैं जो, और स्टेचुटरी राइट भी, जो किसी एक्ट के द्वारा राइट बनाए जाते हैं एक्ट से मिले जी, जैसे कौन सा राइट हो गया एक्ट के द्वारा, जैसे कौन सा एक्ट हो गया राइट टू फूड, राइट टू फूड, या फिर आपका होगा जी राइट टू वर्क, मान लो राइट टू वर्क, मनरेगा के थ्रू राइट टू वर्क मिला ना, स्टेचुटरी राइट है, एक्ट बनाया गया था ना एक उसके थ्रू, तो ये सी आंसर करेक्ट हो जाएगा जी इसका। आज के इतना ही था जी, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं।